स्टूडेंट्स, अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि रिएक्शन रेट को किस प्रकार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट करता है। साथ ही हम जान चुके हैं कि रिएक्शन रेट टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंडेंसी शो करता है या टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। अब हम एक और अफेक्टिंग फैक्टर को लेकर के चल रहे हैं और हमारा अफेक्टिंग फैक्टर है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति किस प्रकार रिएक्शन रेट को प्रभावित करती है, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए जानते हैं उत्प्रेरक क्या है और ये किस प्रकार से रिएक्शन रेट को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, बिना परिवर्तित हुए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना परिवर्तित हुए ये रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। इसको अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन से कंपेयर करें तो हम इजीली उत्प्रेरक को समझ सकते हैं। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स की स्टडी एक प्रोसेस है और प्रत्येक स्टूडेंट अपनी स्टडी करता है। जब ये स्टडी की प्रोसेस वो कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो एग्जाम देता है और एग्जामिनेशन में एज ए प्रोडक्ट अपना अच्छा परीक्षाफल ऑब्टेन करता है। देखिए, एक प्रोसेस हुई, एक प्रक्रिया, पढ़ाई, और उसका परिणाम हुआ अच्छा परीक्षाफल, प्रोडक्ट। अगर आप पास होते हैं तभी प्रोडक्शन है, फेल होते हैं तो अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं है, आपकी रिएक्शन फेल होगी। आपकी प्रोसेस की सफलता आपकी परीक्षा में सफलता से तय होगी, मापी जाएगी। इसमें रिएक्टेंट आप हैं, क्योंकि जो प्रोसेस हो रही केमिकल प्रोसेस की जगह यहां मैं कह रहा हूं स्टडी इज अ प्रोसेस। तो जो स्टडी है वो आपके द्वारा की जा रही है, तो आप क्या हो गए, रिएक्टेंट। और आपका जो परीक्षा परिणाम है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इस स्टडी की प्रोसेस को इजी बनाने में आपकी हेल्प करते हैं आपके टीचर्स, आपके ट्यूटर्स, आपके पेरेंट्स। ये खुद स्टडी नहीं करते, ये खुद प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन आपकी स्टडी की प्रोसेस को इजी बनाते हैं, या कहें कि आपके स्टडी के रेट को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, ये उत्प्रेरक है। उसी प्रकार से कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा बाह्य कारक जो कि रिएक्शन रेट को बढ़ाने का काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। आइए जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया दर को बढ़ाता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में किस प्रकार एनर्जी चेंजेस होते हैं और उन एनर्जी चेंजेस के परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में एक कर्व प्राप्त किया हुआ था। इसमें हमने देखा था रिएक्टेंट की कुछ अपनी एनर्जी है जिसको हमने ER से रिप्रेजेंट किया हुआ था, और इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अनुसार अगर रिएक्शन को संपादित होना है तो बनना आवश्यक है, तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको प्राप्त जब कर देता है रिएक्टेड मॉलिक्यूल, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है और फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये और ये ER। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये नियत होती है। अब उत्प्रेरक स्वयं तो पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है, लेकिन रिएक्शन रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो क्या वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा सकता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। इस रिएक्शन के लिए तो ये, इस पाथ के लिए तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो उत्प्रेरक किस प्रकार से रिएक्शन रेट को बढ़ाता हो, इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। मान लिया हमें A से B तक जाना है और हमें एक ही रास्ता पता है और वो रास्ता घूम करके जाने का है।
और एक शॉर्टकट है, लेकिन उसे हम नहीं जानते। अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कि उस शॉर्टकट को जानता है, और वो कहता है हमसे, अरे भाई इस लंबे रास्ते से तो तुम देर में पहुंचोगे, तुम्हें मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, उससे चले जाओ, बड़े जल्दी पहुंच जाओगे, बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। तो वो हमें केवल रास्ता बताता है, उस रास्ते में खुद नहीं जाएगा, वो रास्ता तय हमें ही करना है। लेकिन चूंकि वो रास्ता बता देता है, शॉर्टकट बता देता है, तो हम इजीली शॉर्टकट से होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते। तो वो तो हमारे साथ नहीं चला, लेकिन उसने क्या किया, एक वैकल्पिक, एक अल्टरनेटिव पाथ हमें बता दिया, और उस अल्टरनेटिव पाथ को फॉलो करके हम इजीली ए से बी तक पहुंच गए। ऐसा ही कुछ कैटलिस्ट भी करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट कंबाइन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या कहें एक्टिवेशन एनर्जी है, वो कंपैरेटिवली क्या होती है, बहुत कम होती है। इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। यही रिएक्शन थी विद प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो ये आपकी टी डैश एनर्जी है, ये विद कैटलिस्ट है, और ये आपका विदाउट कैटलिस्ट। तो इस अल्टरनेटिव पाथ के मिल जाने से क्या हुआ, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जो कि एक्टिवेशन एनर्जी या से अधिक एनर्जी को कंटेन किए हुए थे, उनका नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है, और उस नंबर के बढ़ जाने के फलस्वरूप प्रोडक्शन रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस पर कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल करवा करके क्या कर देता है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनाने की दर को बढ़ा देता है। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि उत्प्रेरक का क्या रोल है, उत्प्रेरक की क्या इंपोर्टेंस है। तो उत्प्रेरक की बहुत छोटी सी मात्रा क्या कर देती है, इस वैकल्पिक मार्ग को प्रदान कर देती है। तो इसलिए छोटी सी अमाउंट ही काफी होती है किसी भी रिएक्शन के रिएक्शन रेट को बढ़ाने की। अब जैसा कि मैंने एक कर्व में दिखा रखा है, इस एनर्जी कर्व में आप देख रहे हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ कैटलिस्ट की प्रेजेंस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईपी और ईआर का जो डिफरेंस है वो अनअल्टर्ड रहेगा। इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन होता है, मुक्त तो ऊर्जा होती है, वो चेंज नहीं होती। किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, नो इफेक्ट। दूसरी चीज देखिए, ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, ये केवल रिएक्शन के रिएक्शन रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो जो सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उन्हीं को कैटलिस्ट कैटलाइज करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कोई भी कैटलिस्ट इसके रिएक्शन रेट को बढ़ाने का काम नहीं करता। थर्ड चीज है, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, दोनों समान रूप से प्रभावित होते हैं किसके द्वारा, कैटलिस्ट के द्वारा। जितना ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को। तो इसलिए इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ता। बस ये क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को फाइंड आउट बहुत जल्दी करवा देगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट बढ़ जाएंगे, तो रिएक्शन रेट बढ़ने से इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि अभिक्रिया दर किस प्रकार उत्प्रेरक के द्वारा प्रभावित होती है।